हाँ जी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अपन पढ़ रहे थे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। अपन ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के है दो दो पार्ट पढ़ लिए हैं। आज अपने वहाँ है तीसरा पार्ट है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का। देखिए, कल अपन ने नॉट ओनली बट आल्सो पे चर्चा की थी। हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव एज ए नाउन कैसे काम करता है, उस पर चर्चा की थी अपन ने। विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन सब की बात की थी। आज अपनी जो पहली हेडिंग है ना, वो है आपकी प्लूरल वर्ड्स। अच्छा, प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, यदि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को लेकर कोई प्लूरल वर्ड्स का ऐसा सवाल आता है तो प्लूरल वर्ड्स में मैं आपके लिख देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं पुलिस, पीपल, केटल, डियर, ऐसे कुछ देखिए वर्ड्स हैं मेरे पास। देखिए, पुलिस आपको पता है, पीपल आपको पता है, केटल आपको पता है, डियर आपको पता है। केटल का मतलब मवेशी होता है, डियर का मतलब हिरण होता है, पीपल का मतलब लोग होते हैं, पुलिस का मतलब तो पुलिस होता ही है। अब देखिए, इनका क्या फंडा है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको क्या करना है, ये वर्ड ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। ये शब्द अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इनके आगे कहीं पर भी आप यदि ग्रामर में कहीं पर भी बात करें, मैं खाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आप कहीं पर भी इनमें आपको एस या एस नहीं जोड़ना है। ये ऑलरेडी ही प्लूरल होते हैं, पहले से ही बहुवचन होते थे, आपको इनमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। दूसरा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को लेकर। जैसे यहाँ पे कोई वर्ड आता है, जैसे मैंने कहा ऑल दी पीपल वॉज वर प्रेजेंट देर। मैंने एक छोटा स्टेटमेंट लिखा, मैंने कहा कि ऑल दी पीपल, सारे के सारे लोग। अब देखिए, पीपल है, मैंने यहाँ पे ऑल लगाया है। अच्छा, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। सभी से आप मैं बात करूं, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, मैं से ऑल लिखा, ऑल के बाद में मैं आपकी कोई नाउन लिखता हूं। नाउन में मैंने लिख दिया, मान लो स्टूडेंट। मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने ऑल के बाद नाउन लिखा स्टूडेंट। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? नहीं लिख सकता। मुझे स्टूडेंट के क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो मैं लिखूंगा ऑल दी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बीच में दी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे अपन। लेकिन यहाँ पे ऑल के बाद में क्या आपको पीपल में एस या ईएस कुछ भी दिख रहा है उसको प्लूरल बनाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इनमें इनको हमेशा प्लूरल कंसिडर करना है, तो इसमें आप क्या भरोगे, वर। ये क्या हो गया आपका, एक नियम हो गया परिपोजिशन की। अच्छा, परिपोजिशन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि परिपोजिशन होता क्या है। परिपोजिशन देखिए, परिपोजिशन जो शब्द है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका परि है, एक आपका है पोजिशन। परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है पहले। ठीक है, इसका मतलब ये वर्ड कहाँ पे जुड़ेंगे, परिपोजिशन जितने भी आपका ऑफ है, ओन है, एट है, विद है, जो भी सारी परिपोजिशन है, अंडर है, इस प्रकार से उनमें अपन एक बार अर्थ की बात करते हैं। देखिए, परिपोजिशन में परि का मतलब होता है कि आपका पहले। इसका मतलब ये वर्ड कहाँ पे जुड़ेंगे, ये किसी भी नाउन के क्या जुड़ेंगे, पहले। ठीक है। अच्छा, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब हो गया आपकी स्थिति। तो इनमें जो भी वर्ड आते हैं आप क्या करोगे, परिपोजिशन इनके जो पहले जो भी नाउन आती है इनके पहले आपकी, उन नाउन के हिसाब से आप क्या करोगे, वर्ब का प्रयोग करोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा all the students of this class, फिर मैंने लिखा इज और फिर आपका आर वेरी, यहां पे लिख देता हूं मैं, इंटेलिजेंट। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ऑल है, अभी मैंने ऑल वाला सिस्टम आपको समझाया था। मैंने कहा कि ऑल के बाद में आपकी जो नाउन है ना, वो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, बहुवचन आएगी हमेशा। ठीक है, अब देखिए, ये आपके प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ मिल रही है आपको, ऑफ के बाद में क्या है, कोई एक आपको नाउन मिल रही है, क्लास। ठीक है, अब देखिए,
ऑफ के पहले कौन है आपका नाउन। मैंने क्या बोला कि प्रीपोजिशन यदि किसी सेंटेंस में आपको मिलती है और आपसे वो वर्ब भरवा रहा है, आपको वर्ब फिलअप करने के लिए बोलता है, तो आप उसमें क्या करोगे, प्रीपोजिशन के पहले जो भी आपकी नाउन आती है उसके हिसाब से आप वर्ब भर। देखिए प्रीपोजिशन कौन है, ऑफ। ऑफ के पहले कौन नाउन आ रहा है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसा है, एस लगा हुआ तो प्लूरल है, तो आप वर्ब भी कैसे भरोगे, प्लूरल। तो आप क्या भरोगे इसमें, आर। जैसे मैं कह दूं कि द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज बुक्स इज आर वेरी लो। ये मेरा एक स्टेटमेंट है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को आप। आपको उसमें क्या करना है, देखिए मैंने कहा कि द कॉस्ट, द आर्टिकल आपका, फिर लिखा हुआ आपका कॉस्ट ऑफ ऑल दीज बुक्स। ये बुक्स आपकी नाउन है, ठीक है। अब ध्यान में क्या देना आपको, यदि मैं इसमें भरना चाहूं तो मैं भरूंगा इसमें इज। अब कारण क्या है, आपने तो मैंने तो आपको बोला था कि स्टूडेंट को देख के आपको भरना, तो आपने उसमें आर भर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने इज कैसे भर दिया, यहाँ भी तो बुक्स आपकी प्लूरल है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑफ कहाँ है, यहाँ। मेरी बात समझ में आई आपको। आपको प्रीपोजिशन को देखना कहाँ पर है, प्रीपोजिशन के बाद ये तो नाउन आ रही है, ये बुक्स आ रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट आ रहा था, देखो ऊपर वाले वाक्य में स्टूडेंट आ रहा था। स्टूडेंट कब आ रहा था, स्टूडेंट आपका ऑफ से पहले आ रहा था। इस बार की जो बुक्स है ना वो कहाँ आ रही है, वो ऑफ के बाद आ रही है। आपको ऑफ के बाद वाले से कोई लेना देना नहीं है, आपको देखना है ऑफ के पहले क्या है, प्रीपोजिशन के पहले क्या है। यहाँ मैं स्पेसिफिक ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी प्रीपोजिशन है वो सारी प्रीपोजिशन अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑफ से पहले क्या आ रहा है, आपकी कॉस्ट आ रही है, दिख गया कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट क्या है आपकी, सिंगुलर, तो आप वर्ब भी कैसे भरोगे, यहाँ पे सिंगुलर। तो ध्यान देना है, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको प्रीपोजिशन देता है और प्रीपोजिशन वाला यदि कोई सेंटेंस है और उसमें आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि वर्ब भरवाता है आपसे, तो आप क्या करोगे, प्रीपोजिशन के पहले जो भी आपको नाउन मिल रहा है आप उसके हिसाब से इसमें वर्ब भरोगे। अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका नेक्स्ट है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, तो आप क्या भरोगे इसमें, देखिए मैं बताता हूं आपको। यदि आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं दोनों एक साथ समझा देता हूं आपको। या तो आपको मिल जाए कहीं पे भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के शुरू में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यदि वाक्य टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला कुछ समझ में आएगी आपको। देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला क्या मैटर है, एक तो मेरी चीज आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस में एक वर्ब ऐसी आती है जो टेंस के साथ अपना रूप चेंज करती चलती है, टेंस के साथ अपनी फॉर्म को चेंज करती रहती है। और मैंने बोला कि एक वर्ब ऐसी आती है जो अपने से पहले टू लेती है और उसको अपन नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है, भले चाहे टेंस कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने दो टर्म पढ़ी थी, एक तो अपन ने पढ़ी थी कौन सी, फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है भाई, ये फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस के साथ अपना जो रूप है वो चेंज करती चलती है, टेंस के साथ अपनी फॉर्म्स को बदलती रहती है, ठीक है। एक अपन ने पढ़ा था कौन सा, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में अवेलेबल होती है आपके सामने, और अपने से पहले हमेशा क्या लेती है, टू लेती है। आपको ध्यान रह जाएगा इतनी बात, ये बात मैं टेंस में भी बता चुका हूं पहले, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा, आप ऐसे समझ लो, इनको आपको सिंगुलर रखना हमेशा, बस रूल सिर्फ यही है। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, यदि कोई भी सेंटेंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो आपको उसमें सिंगुलर वर्ब ही भरनी है, बस इतना सा रूल है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है जैसे मैंने लिखा टू किल, टू किल animals is
आर अ साइन। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है पावर। ठीक है, देखिए एक स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, टू किल एनिमल्स, जानवरों को मारना। अब ध्यान दीजिए आप मेरी बात, यदि आपको ये रूल पता नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला रूल यदि आपको नहीं पता है तो आप इसमें क्या भरोगे, डेफिनेटली आप क्या भरोगे, इसमें आर भरोगे, और आप आर भरते आपकी क्या हो जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी, आपका गलत हो जाएगा। ये आपको आर नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखिए रीजन क्या है, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा एनिमल्स की, एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉपर मैं वर्ब के तौर पर मैं एनिमल्स की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि टू किल एनिमल्स, जानवरों को मारना, मैं मारने की बात कर रहा हूँ। तो मारना यहाँ पे कौन सा प्लूरल कौन सा सिंगुलर क्या हो गया, नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो बात हो रही है मारने की, एनिमल्स, हाँ एनिमल्स को मारने की बात हो रही है, मेरी बात ठीक है, लेकिन यहाँ वर्ब है वो एनिमल के हिसाब से नहीं भरेंगे अपन, वर्ब भरेंगे अपन किल के हिसाब से, और किल्स के हिसाब से भरेंगे तो क्या भरेंगे, इसमें इज भरेंगे। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एग्जाम में यदि ऐसा कोई आपको सेंटेंस मिल रहा है जिसके अंदर आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आपको मिल रही है, आपको आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब भरनी है, उसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक, मेरी बात समझ में आई। अगला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगली जो हेडिंग है ना वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होता है, इसी के लिए अपन टर्म इस्तेमाल करते हैं जीरंड, इसी को अपन जीरंड बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आए आपको, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या बोला जाता है, जीरंड बोला जाता है। आप इसमें भी क्या भरोगे, सिंगुलर, बस कुछ याद नहीं रखना आपको, आपको भी इसमें क्या भरना है, सिंगुलर भरना है। मेरी बात समझ में आई। एग्जाम्पल देखिए, पार्किंग कार्स हियर इज आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है आपका निषेध। ठीक है, निषेध मतलब मना करना, निषेध का मतलब ही क्या होता है, मना करना। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या है आपका, मैंने कहा कि पार्किंग कार्स, कार को पार्क करना मतलब कार को रोकना, हियर यहां पर, मैं कोई स्पेसिफिक स्थान की बात कर रहा हूं। ये हियर वर्ड क्या दर्शा रहा है आपको, कि मैं कोई एक पर्टिकुलर जगह की मैं बात कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर जगह के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप यहां पर अपनी कार को है वो पार्क नहीं कर सकते, आप अपनी यहाँ कार को रोक नहीं सकते। यहाँ पर रोकना क्या है आपके लिए, वर्जित है, इसको आप वर्जित भी बोल सकते हो। ठीक है, तीन तीन हिंदी लिख दिया मैंने, चाहे आप निषेध बोल लो, चाहे आप मना करना बोल लो, चाहे आप वर्जित करना बोल लो। ठीक है, तो मैंने कहा कि पार्किंग कार्स, कार को यहाँ पे पार्क करना, यहाँ एक स्पेसिफिक स्थान की मैंने बात की, एक पर्टिकुलर स्थान की मैंने बात की कि आप यहाँ पर गाड़ी है नहीं रोक सकते, यहाँ पर गाड़ी रोकना क्या है, बिल्कुल मना है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इज क्यों भरोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पार्क करने की। मेरी बात समझ में है आपको, यहाँ कार की बात नहीं हो रही है, यदि कार की बात होती तो कार तो अपना प्लूरल है, और प्लूरल है तो अपन आर भरते इसमें। कार की नहीं बात हो रही है, नहीं बात किसकी हो रही, बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पार्क करने को लेकर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको, बात हो रही है यहाँ पे पार्क करने को लेकर। ठीक, ये बात क्लियर हुआ। कितने रूल पढ़े अपन ने, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं प्लूरल जिनको आपको प्लूरल ही रखना है तो वो भी ऑब्वियसली प्लूरल ही भरोगे आप। कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसी कुछ प्रीपोजिशन है, यदि कोई भी प्रीपोजिशन वाला आपको सेंटेंस आपको मिलता है तो प्रीपोजिशन के पहले जो कुछ भी आ रहा है, जो भी नाउन आपकी आ रही है उसके हिसाब से आप वर्ब भरोगे। दो रूल हो गए। तीसरा रूल क्या था, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ कोई सेंटेंस मिले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू हुआ कोई भी सेंटेंस मिले तो दोनों में आपको सिंगुलर वर्ब भर देंगे। क्लियर हुआ इतनी मेरी बात, ठीक है। आगे मेरे पास दो टर्म है, एक तो है आपका नथिंग बट, पहले अपन समझते हैं नथिंग बट को। ठीक है, और नथिंग बट वाले में आपको हमेशा क्या रखनी है, वर्ब सिंगुलर। ये ध्यान रखना आप, सेंटेंस इस प्रकार का आता है
यदि आपको एग्जामिनर कोई सेंटेंस देता है ना, तो वो खालिस्तान से पहले, आपके ब्लैंक से पहले कोई ना कोई ऐसी नाउन जरूर देता है जिसमें एस लगा हुआ मिलता है, और ऐसे में ही आपकी ऐसी तैसी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको अपनी एसटीसी नहीं करवानी, आपको पहले यहाँ पे अपनी एसटीसी करवानी है। यदि आपने यहाँ पे अपनी एसटीसी करवा ली ना, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बात लिख लो मेरी आप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नथिंग बट। नथिंग बट के बाद में जो वर्ब पढ़नी है वो किस प्रकार की, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, नथिंग बट एलिफेंट्स। अब देखिए मैंने क्या लिखा, अपने जो नाउन है ना वो किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है भाई साहब। नाउन प्लूरल फॉर्म में है और उसके बाद में ही खालिस्तान मिल रहा आपको। बस यहाँ यही कंफ्यूजन होता है सबसे बड़ा। आपको यदि रूल नहीं पता ना, तो आप डेफिनेटली एलिफेंट्स को देखकर वर्ब भरोगे, और एलिफेंट्स को देख के वर्ब भरोगे तो आपकी डेफिनेटली गलत ही होनी है। आपको यदि रूल पता है कि भाई रूल अपना नथिंग बट वाला है, नथिंग बट वाले में हमेशा किस प्रकार की वर्ब पढ़नी है, सिंगुलर पढ़नी है, तो आपका कभी गलत होगा ही नहीं। देखिए नथिंग बट एलिफेंट्स were seen there। नथिंग बट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। नथिंग बट का मतलब है और तो कुछ नहीं, लेकिन देखिए नथिंग बट का मतलब, देखिए पहले नथिंग का मतलब अलग अलग लीजिए। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, और बट का मतलब आपको पता है क्या होता है, लेकिन। दोनों को मिला लीजिए, कुछ नहीं लेकिन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बाकी, जैसे मैं से कुछ कोई एक चीज बोलता हूं, मैंने कहा यार बाकी कुछ तो मुझे दिखा नहीं लेकिन एक, इसका मतलब एक चीज की बात पक्की हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात किसकी हुई, हाथियों की। कहने का मतलब कि मान लो कि एक व्यक्ति कोई जंगल में गया है और उसने ये स्टेटमेंट दिया है, तो वो कैसे बोलेगा, उसने कहा कि यार ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन जो हाथी थे ना वो वहां पे क्या ये सीन दे, वो दिखाई दिए मुझे। तो क्या होगा इसका मतलब, नथिंग बट एलिफेंट्स was seen there। एलिफेंट्स was seen there। मेरी इतनी बात समझ में आई आपको, तो आपको ये रूल भी क्लियर हो गया। एक आपका साथ इट बच गया, इट वाला भी समझ लो आप। देखिए इट वाले में क्या है आपका, इट का मतलब क्या होता है, वह। अच्छा वह किसके लिए अपन इस्तेमाल लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, वह आप किसके लिए लोगे, एक तो उन चीजों के जो नॉन लिविंग है भाई। नॉन लिविंग क्या होती है, जो श्वास नहीं ले सकती, जो जिंदा नहीं है चीजें, जो निर्जीव चीजें हैं। आप एक वर्ड में इसको कन्फेस करना चाहो तो वो क्या आपका, निर्जीव। ठीक, या मैं इसको इस्तेमाल ले सकता हूं किसके लिए, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए। तो इट का प्रयोग है वो एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए किया जाता है। और इट के बाद में हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब ही आती है। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि इट के बाद में जो भी आपकी वर्ब आएगी ना, वो हमेशा 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 के लिए किस फॉर्म में आएगी, सिंगुलर, एक वचन फॉर्म में आएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूं कि इट इज अ डियर, ठीक है। अब क्या, ये वाला स्टेटमेंट है। अब यदि मैं यहां पे मान लो कि मैंने लिखा डियर, ठीक है, चलो डियर को मैं हटा देता हूं, मैं यहाँ पे कुछ प्लूरल फॉर्म लिख देता हूं। मान लो जैसे मैंने लिखा कि एलिफेंट को लेता हूं, एलिफेंट्स। तो ये भाई मेरा जो स्टेटमेंट है ना वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, गलत है। मैं ये नहीं बोल सकता इट इज एलिफेंट्स, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज, और इज क्या दर्शाएगा, किसी एक चीज को। तो इट के साथ आपको हमेशा एक वचन वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये इतनी बारी बात क्लियर हुई। आप चलते अपन नेक्स्ट। हाँ जी, तो अभी जो अपन बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं किस पे, आपकी हेयर पे। हेयर, अच्छा हेयर यानी क्या होते हैं, बाल होते हैं। क्लियर है इतना, ठीक। आगे देखिए, अब हेयर पे क्या सवाल है। यदि मैं बात करूंगा सभी हेयर की, और हेयर, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब। एक चीज, दूसरी चीज, यदि मैं बात करूंगा
सम हेयर्स, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब। अब समझिए इस चीज को। देखिए हेयर में आपके दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। हेयर में ये चलता है कि यदि मैं किसी एक व्यक्ति के सारे बालों की मैं बात कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी नहीं बता रहा हूं उनकी, एक बाल, दो बाल, 10 बाल, इतने बाल, या मैं कहूँ कि उसके कुछ बाल कर्ली है, या मैं कहूँ कि उसके कुछ बाल व्हाइट हो चुके हैं, ऐसे मैं कोई यहाँ पे बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैंने बोला, मैं एक बार के लिए ऊपर वाली पहली वाली हेडिंग की अपन बात करें, सिंगुलर वर्ब वाली, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैंने कहा कि हिज हेयर, फिर मैंने लिखा इज आर व्हाइट, ठीक। मैंने एक यहां लिखा है हिज, आपका पॉजिटिव केस है हिज, और हिज किसका पॉजिटिव केस है? हिज है वो ही का पॉजिटिव केस है। ही किसको दर्शाता है? ही किसको रिप्रेजेंट करता है? ही किसी व्यक्ति को, व्यक्ति में किसको? लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा कि एक लड़के के बाल, अच्छा एक लड़के के बाल है वो कैसे हो गए? व्हाइट हो गए। इसका मतलब सारे के सारे व्हाइट हो गए, सारे व्हाइट हो गए। क्वांटिटी नहीं बताई मैंने वाक्य में, मैंने नहीं बताया कि कितने बाल व्हाइट हो चुके, मैंने ऐसा नहीं बोला कि उसके कुछ बाल व्हाइट हो चुके हैं। मैंने कहा कि उसके बाल व्हाइट हो चुके, इसका मतलब उसके सारे के सारे बाल क्या हो चुके हैं? व्हाइट हो चुके हैं। आई मेरी बात समझ में? वही यदि मैं कहूं कि मोस्ट ऑफ हिज हेयर्स, अब की बार मैंने देखो प्लूरल वर्ब भी लिखा कि नहीं? मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ हिज हेयर। देखिए आप इसको हिंट से समझ लेना, जब पूरे बाल की बात करेगा ना तो अगला आपको प्लूरल नहीं देगा, अगला आपको सिंगुलर ही देगा। ये हेयर वर्ड है ना, वो ये हेयर वर्ड सिंगुलर क्यों देगा? क्यों? क्योंकि ये ही पूरे बालों को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे बालों को बताएगा ये, ठीक है। आप ऐसे समझ लेना, यदि आपको हेयर के अंदर एस लगा हुआ मिला है तो आप ये समझ लो आपको भी क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगानी है, आपको भी इसको प्लूरल समझना है। मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ हिज हेयर्स was were ग्रे। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ हिज हेयर्स, और उसके बाद में लिखा आपका ब्लैंक, फिर लिखा was were ग्रे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ हिज, मोस्ट का मतलब हो गया क्या? कुछ बाल। कुछ का मतलब कि जितने सारे उसके बाल है उनमें से कुछ बाल क्या हो चुके हैं? उसके क्या हो चुके हैं? ग्रे हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या भर दूंगा? वर। मेरी इतनी बात समझ में आई आपको? ये एक चीज हो गई। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोस्ट के बारे में। एक वर्ड आपका आता है मोस्ट। तो मोस्ट वाला देखिए, मोस्ट यदि बात कर रहा है सभी चीजों की, जैसे मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं, मोस्ट ऑफ एप्पल्स हैव rotten, सॉरी रोटन। मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ एप्पल्स। अब देखिए मोस्ट ऑफ एप्पल्स, यहां मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटी को लेकर, और जब क्वांटिटी को लेकर मैं बात करूंगा तो क्वांटिटी के संदर्भ में मैंने यहाँ पे प्लूरल लगा रखा है, एप्पल को एप्पल्स बना रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या भर दूंगा? हैव। एक बात समझ में आई? यदि मोस्ट को लेकर अपन किसी चीज की क्वांटिटी की अपन बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी में कितने हैं वो, ठीक है, क्वांटिटी की अपन बात करेंगे उसमें प्लूरल वर्ब भर देंगे, जिसे हमने ऊपर में किया है। यहां हमने मोस्ट से बालों की क्वांटिटी बताई है कि मोस्ट ऑफ हिज हेयर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उसके जितने बाल थे उनमें से कुछ, जितने उसके बाल थे उनमें से कुछ क्या हो चुके हैं? ग्रे हो चुके हैं। उसी प्रकार से हमने लिखा कि जितने सारे एप्पल है ना उनमें से मोस्ट ऑफ का मतलब जितने एप्पल है उनमें से अधिकांश। यहाँ पे मोस्ट का मतलब क्या दिख रहा है आपको? मोस्ट का मतलब है आपका अधिकांश, ठीक है ना। जितने आपके एप्पल्स थे उनमें से ज्यादातर जो अधिकांश एप्पल है वो क्या हो चुके हैं? रोटन, सड़ चुके हैं। रोट का मतलब होता है सड़ना, उसी प्रकार से रोटन सड़ चुके हैं। लेकिन यही मैं मोस्ट किसी एक चीज के भाग की, एक चीज का कुछ अधिकांश भाग दिखाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ
book have destroyed। मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ पार्ट का मतलब क्या हो गया, अधिकांश भाग। किसका अधिकांश भाग, बुक का। कि कोई आपकी एक किताब है और उस एक किताब का अधिकांश भाग क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुका है। कहने का मतलब कि आपकी एक बुक थी, बुक में मान लो आपके 100 पेज थे, 100 पेज में से आपके 90 पेज है वो खराब हो गए। इसका मतलब वो कंप्लीटली तो खराब नहीं हुए, लेकिन क्या हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉयड, खराब हो चुकी है। तो इसमें आप क्या भरोगे, उस समय आप क्या भरोगे, इसमें हैज भर दोगे। ठीक है। रूल क्या है, रूल ये है कि यदि मोस्ट है वो क्वांटिटी बताने के लिए आ रहा है कि मोस्ट ऑफ एप्पल्स, की बहुत सारी हमारे पास सेव थी, उनमें से कुछ सेव खराब हो चुकी है, कुछ खराब हो चुकी है। एक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बहुत सारी की बात हो रही है, इसलिए आपने हैव भरा। यहाँ पे सिर्फ एक की बात हो रही है तो आपने हैज भरा। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि यदि आपको मोस्ट वाले में यहाँ पे सिंगुलर मिल रहा है तो आपको भी सिंगुलर एच बढ़नी है, और यदि यहाँ पे आपको प्लूरल मिला है तो आपको भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब बढ़नी है। एक आपका है नंबर ऑफ, और एक है आपका द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ में आपको हमेशा प्लूरल बढ़ना है, प्लूरल, और द नंबर ऑफ में आपको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे मैंने लिखता हूं, मैंने लिखा कि नंबर ऑफ बुक्स वर, और फिर मैंने लिखा सोल्ड। तो ये ए नंबर ऑफ क्या करता है, ए नंबर ऑफ क्या करता है, किसी चीज की क्वांटिटी को ज्यादा दिखाता है। ठीक है, एक से ज्यादा बताता है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बुक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से क्या कर दो इसमें, वर। ठीक, एक चीज तो ये। दूसरा आपका द नंबर ऑफ, आपको याद ऐसे रखना है कि यदि ए नंबर ऑफ आपको कहीं वाक्य में मिल रहा है तो उसमें आपको प्लूरल वर्ब भरनी है, और यदि द नंबर ऑफ आपको कहीं भी वाक्य में मिल रहा है तो आपको उसमें सिंगुलर वर्ब भरनी है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने कहा कि द नंबर ऑफ बुक्स इन दी बैग, फिर मैंने लिखा इज आर, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या भर देना, आपको भरना इज। क्यों भरना है, देखिए द नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ किताबों की संख्या की मैंने बात की। द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग इज 6। ये द नंबर ऑफ आपका हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि ए नंबर ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब पढ़नी है, और द नंबर ऑफ के बाद में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब पढ़नी है। ये कंप्लीट हुआ आपका। उसके बाद में देखिए आपके कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, सेवरल, a great deal of, या a good deal of। देखिए ये सारे वर्ड वो उस प्रकार के वर्ड है जो हमेशा आपके प्लूरल सेंस को दर्शाते हैं, और प्लूरल सेंस में आपको एचवीवी किस प्रकार की भर देनी है, वो भी आपकी भर देनी है प्लूरल। बस इतने से मेरी बात समझ में रखना, याद रखना इन शब्दों को। लिखा हुआ है लॉट ऑफ का मतलब, इन सबका मतलब ही होता है बहुत सारे, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक है, तीनों तो एक ही है, चाहे लॉट ऑफ आए, लॉट्स ऑफ आए, लॉट ऑफ आई, या सेवरल, सेवरल का मतलब बहुत सारे होते हैं, अ ग्रेट डील आए, अ गुड डील आए, सारे के सारे क्या करते हैं, एक से ज्यादा क्वांटिटी दर्शाते हैं। एक से ज्यादा क्वांटिटी दर्शाएंगे तो आपको क्या भर देना, उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भर देनी। जैसे मैंने कहा कि लॉट्स ऑफ गुड्स वर सोल्ड
दैट डे। एक मैंने स्टेटमेंट ये लिखा, मैंने कहा कि लॉट्स ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है माल, माल बोल दो आप या सामान बोल दो, ठीक है, कि लॉट्स ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा जो सामान है, लॉट्स ऑफ का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा सामान सोल्ड, बेच दिया गया दैट डे, उस दिन। ये दैट डे भाई किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस की जो एडवर्ब है आपको पता ना, ये है आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की। एक चीज ये भी ध्यान रखना आप, देखिए तो लॉट्स ऑफ गुड्स वर सोल्ड दैट डे, उस दिन बहुत सारा सामान है, बहुत सारा माल है, वो क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। आपको याद क्या रखना है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि यदि वाक्य में आपको क्या मिल जाए, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, सेवरल, ये सारे जहां भी आपको मिल जाए, आपको हमेशा प्लूरल सेंस देंगे, और प्लूरल सेंस देंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी वो किस प्रकार की इस्तेमाल करनी है, आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल उसमें करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बात कर रहा हूं couple of या a group of या a pair of या a bunch of या a flock of, ठीक है। यदि ऐसे कोई भी वर्ड आपको मिलते तो आप उनमें हमेशा क्या भरोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भरोगे। क्यों भरोगे ये मैं बात करता हूं। अब देखिए आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हुए जिसमें लिखा हुआ है ए कपल ऑफ। ए कपल ऑफ किसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं, एक जोड़े के लिए। सारे ही वर्ड है ना एक जोड़े के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको, यहाँ पे बात करेंगे अपन जोड़े की, भले ही इनके बाद में आपको डेफिनेटली नाउन है ना वो प्लूरल मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा कि pair of shoes is are enough for me। जैसे मैंने लिखा कि a flock of sheep were come to graze। से मैंने लिखा कि a bunch of keys is on line here। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे। पहली चीज तो आपको दिमाग में ये रखनी है कि ये सारे ही चीज एक जोड़े को दर्शाते, एक ग्रुप को दर्शाते, एक पेयर को दर्शाते, एक बंच को दर्शाते। क्यों, किस प्रकार से, देखिए कपल, कपल से अपन को क्या याद आता है, कपल से मतलब क्या याद आता है, कपल से मतलब याद आता है कि कोई दो व्यक्तियों का समूह होगा, दो व्यक्तियों का आपस में समूह है ना। और कपल मेरे से बेहतर तो आप समझते हो वर्ड, वैसे भी कपल तो ग्रुप ऑफ, ग्रुप किसका होता है, ग्रुप आदमियों का, व्यक्तियों का ग्रुप होता है, ठीक है। पेयर किसका होता है, पेयर यानी क्या होता है, जोड़ा। जैसे पेयर किसका हो गया, पेयर आपका शूज, आपके जूते हो गए, जूतों की आपकी जोड़ी हो गई, ठीक है। बंच जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, अंगूरों का गुच्छा हो गया, ग्रेप्स है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, इस प्रकार से। फ्लॉक, फ्लॉक किसका होता है, फ्लॉक होता है भेड़ों का समूह है, भेड़ों के समूह को। ये सारे ही सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन के वर्ड। आपको मैंने अपन ने पीछे रूल पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। मैंने कहा कि कोई एक समूह होता है उसको विशेष उस प्रकार का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, और वो कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है। फिर कलेक्टिव नाउन, और हमेशा कलेक्टिव नाउन के लिए अपन सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ भी डेफिनेटली अपन क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अ पेयर ऑफ शूज, यहाँ भले ही शूज बहुवचन है, प्लूरल है, यहाँ शीप्स भले ही प्लूरल है, यहाँ कीज भले ही प्लूरल है, लेकिन बात यहाँ पे कीज के, शूज के, सॉरी शीप्स के और शूज के बाद इनके कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, बात हो रही है यहाँ पे बंच कि गुच्छा है वो कितना है, एक ही है भाई, पीछे ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, पे जोड़ा है तो कितना है, समूह है तो कितना है, बंच है तो कितना है, एक। एक की सेंस की बात हो रही है तो मैं क्या करूंगा, अ पेयर ऑफ शूज इज इनफ फॉर मी, एक जोड़ी जूते के मेरे लिए काफी है। अ फ्लॉक ऑफ फ्लॉक ऑफ शीप्स, भेड़ों का एक ग्रुप, भेड़ों का कितना झुंड, एक ग्रुप, एक समूह है। कम टू ग्रेज, चरने के लिए आया है, कैन टू, कम टू ग्रेज तो वॉज।
एक समूह की बात हो रही है। अ बंच ऑफ कीज, भले ही चाबियां हैं लेकिन गुच्छा तो एक ही है हमारे पास, तो अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग हियर, एक चाबियों का गुच्छा यहाँ पर रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आई आपको? एक अपन बात करते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस। अच्छा, इमेजिनरी सेंटेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको बोलते अपन काल्पनिक वाक्य। ठीक है, काल्पनिक वाक्य क्या होते हैं भाई? देखिए, काल्पनिक वाक्य में क्या करते हैं अपन लोग एक विश करते हैं, एक डिजायर करते हैं, हमारी एक इच्छा होती है कि यार काश में वो चीज होता। वो वाले जो सेंटेंस है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं। ये आप कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास में चले जाओ, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप अभी इनको क्लियर कर लो। मेरी एक बात ध्यान रखना, इमेजिनरी जो भी सेंटेंस होते हैं ना, उनमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं देखनी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो आपकी वर, बस। ये इमेजिनरी सेंटेंस है एक प्रकार का काल्पनिक सेंटेंस है। ये सत्यता को नहीं बताता है, ये दर्शाता है कि आपकी डिजायर है, आप कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, आपके विश क्या है, विश को दर्शाने वाला एक प्रकार का वाक्य होता है। आप क्या करते हो इसमें? जैसे मैंने कहा कि आई विश आई वर। अब कभी आई के साथ वर आता है क्या? नहीं आता, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी वाले सेंटेंस में आई के साथ आपको वर का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट भले ही कोई हो, मेरी बात याद रखना, आप सब्जेक्ट भले ही यहाँ पर कोई भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड लगाना है इस प्रकार के वाक्य में जहां पर कोई इच्छा व्यक्त करने की बात हो रही है कि काश में ये होता। यहाँ पे क्या है? आई विश। आई विश का मतलब मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मेरी डिजायर है कि आई विश आई वर, मैंने कहा आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये लो, मैंने बहुत बड़ी बात रख दी यहाँ पे। मैंने कहा कि आई विश, मैं चाहता हूं, आई वर कि मैं हूं, क्या हूं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि मैं भारत का क्या हूं? प्रधानमंत्री हूं। ये मेरी डिजायर है, ये मेरी डिजायर को दर्शा रहा, मैं एक इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। तो आपको ध्यान में रखना है, रूल ये है कि यदि आपको इमेजिनरी सेंटेंस कहीं पे इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है जिसके आपके शुरू में आई विश, आई डिजायर, है ना, इस प्रकार की कुछ चीजें मिलती है, तो आप उनमें हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा वर का इस्तेमाल आप करोगे। ठीक है, इतनी मेरी बात क्लियर हुई। अब देखिए, एक वर्ड आपके सामने आता है कमेटी, और एक वर्ड आपके सामने आता है ज्यूरी। अच्छा, कमेटी और ज्यूरी क्या होते हैं भाई? देखिए, कमेटी का मतलब क्या होता है? आप संगठन से ले सकते हो, आप समूह से इसका मतलब ले सकते हो, ठीक है ना, और यही आप इससे ज्यूरी से ले सकते हो। अच्छा, ये वर्ड कहाँ की है भाई? ये वर्ड है वो आपकी कोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली शब्द है, ठीक है ना। जो जज होते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट, जो आपके जितने भी कोर्ट है उनमें जो जज होते हैं, जज के नीचे बैठने वाले जो समूह है होते हैं, और जो ज्यूरी है नीचे काम करती है, उनको बोलते हैं। अब इनमें क्या है? इनमें देखिए आप, इनमें वही सेंस है, वही जो अपने मोस्ट वाले में पढ़ा था। इनमें आपको देखना है, कमेटी वाले में आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या है। आपको पहले मैं यहाँ पे दो चीजें डिवाइड कर देता हूँ। यदि इनकी बात अपन सामूहिक रूप से कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं, तो आप वो भरोगे, वो सिंगुलर भरोगे यहाँ पे। और यदि मैं इनकी बात कर रहा हूं अलग अलग, यहाँ पे मैं इनकी बात करूं अलग अलग की, तो यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब भरोगे। ये चीज मेरे समझ में आई? अब देखो एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा कि द कमेटी गिव देयर फीडबैक। इतने मेरी बात समझिए। देखिए, मैंने कहा कि द कमेटी, कमेटी का मतलब यही वाला संगठन या यही वाला समूह है, उसने क्या किया? गिव, दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन देना भूल गया। यहाँ पे दो ऑप्शन देखिए, एक तो आपका रहेगा गिव और एक आपका रहेगा गिव्स, ठीक है।
समझ रहे हो मैं दो एग्जांपल क्यों दी, सॉरी दो वर्ब क्यों लिखी? ये आपके प्रेजेंट सिंपल को दर्शा रही है दोनों, ये प्रेजेंट सिंपल में आपके प्लूरल को दर्शाती है, ये आपके सिंगुलर को। देखिए इसमें ऐसे जुड़ा हुआ है तो आपके सिंगुलर को दर्शाती है, ठीक है। ये अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन ने पढ़ा था। अब देखिए द कमेटी में मैंने क्या लिखा, द कमेटी, अब यहाँ पे लिखा मैंने डेयर, ठीक है। अब यहाँ पे गिव है या गिव्स आएगा। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि कमेटी है वो अपने फीडबैक देती है। फीडबैक का मतलब क्या होता है? क्या होता है फीडबैक का मतलब? फीडबैक का मतलब होता है कि वो अपना प्रत्युत्तर देती है, ठीक है ना, वो अपनी राय देती है। कोई चीज को जांचने परखने के बाद, मैटर में इन्वॉल्व होने के बाद में वो उस मैटर पर अपनी राय देती है। तो राय देने में क्या होगा, किन्हीं की राय तो पॉजिटिव आएगी और किन्हीं की राय है वो नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब राय अलग अलग आएंगी। इसका मतलब यहाँ पे वो कमेटी है वो डिवाइड हो जाएगी, और जब डिवाइड होगी तो अब कमेटी का सामूहिक रूप नष्ट हो चुका है। सामूहिक रूप नहीं है यहाँ पे, सामूहिक रूप नहीं है तो आप क्या करोगे यहाँ पे गिव। गिव का मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लूरल वर्ब। एक मेरी बात समझ में आई? यदि इसी कमेटी और इसी जूरी की बात मैं एक सामूहिक रूप से करता हूं जैसे मैंने कहा कि द जूरी looks into the matter and provides her feedback। देखिए मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा कि द जूरी, फिर से एक मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। जूरी के बाद में मैंने यहाँ पे जो वर्ब भरी है वो किस प्रकार की भरी है, आपकी सिंगुलर वर्ब भरी है। अच्छा सिंगुलर के बाद में मैंने कहा कि जो जूरी है वो लुक्स इनटू द मैटर, वो मामले की जांच पड़ताल करती है, उस मामले को देखती है, समझती है। उसके बाद में क्या करती है, प्रोवाइड्स। प्रोवाइड्स का मतलब प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, हर। अब देखिए हर यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, सिंगुलर को। क्यों? क्योंकि जो जूरी वर्ड है उसको हम फेमिनाइन जेंडर से रिप्रेजेंट करते हैं। फेमिनाइन जेंडर का मतलब जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग से अपन क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, हर। और हर किसको दर्शा रहा है, आपके सिंगुलर को भी दर्शा रहा है इसका मतलब जूरी यहाँ पे क्या है, एक जूरी सामूहिक रूप से बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और सामूहिक रूप से बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे वर्ब भी वो किस प्रकार की भर रखी है मैंने, सिंगुलर। देखिए मैंने लुक के अंदर क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है। ये मेरी बात क्लियर हुई? तो ये आपके क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम थे वो सारे हो चुके हैं अब कंप्लीट, ठीक है। यदि इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप उनको हमेशा सही करके आओगे, ठीक है। तो 15-20 दिन बाद आप लोगों की एग्जाम है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी चीजें वो समझ में आ रही होंगी। तो जाने से पहले एक चीज और बोलूंगा कि यदि आप लोगों ने कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट में अपनी राय दें और उसको सही करने के लिए बोले, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी भेजना है, और क्लास को प्रॉपर्ली ज्वाइन करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।